वेलकम टू द पाठशाला। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे ग्रामर की 50 दिन की स्पेशल क्लासेस चल रही है। हम 8 डेज की क्लासेस जो है अपनी ले चुके हैं। आज हम लेंगे डे 9 की क्लास। डे 9 की क्लास लेने के पहले कुछ और चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, टीयर 2 के लिए स्पेशल क्लास देने का प्लान कर रहे हैं, ताकि आप लोग अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सको और अपने जितने भी आपके दोस्त हैं जो इस चैनल पे नहीं हैं या जो कहीं और पढ़ रहे हैं उनसे आप स्कोर में अच्छे जा सको। अगर आप 150 नंबर स्कोर कर रहे हो तो आप 180 कैसे पहुंचाओ, 180 कर रहे हो तो 190 कैसे पहुंचाओ, आप मैक्सिमाइज कैसे कर सको इस स्कोर को। इसके लिए हम टीयर 2 की स्पेशल क्लासेस चलाएंगे। लाइव क्लासेस का हम प्लान कर रहे हैं। आप इन दोनों चीज़ों के विषय में अगर आपके पास कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताइए कि हम क्या इम्प्रूवमेंट और कर सकते हैं कि ये क्लासेस आपके फ्रेंडली और हो सके और आप इसकी जो है मदद और ले सकें। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एडवांस वर्ब। इस एडवांस वर्ब में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। जैसे बात करें इन्फिनिटी, जीरंड, पार्टिसिपल्स की, तो अगर इन तीनों को ऐड करें, इन्फिनिटी, जीरंड एंड पार्टिसिपल, तो अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्मूले में अगर डालो तो इसको मैं अपने फॉर्मूले के हिसाब से बोलूँ तो जो है इन्फिनिटी प्लस जीरंड प्लस पार्टिसिपल इज इक्वल टू कन्फ्यूजन। मैं सिंपल से यही चीज़ जानता था जब मैं पढ़ता था। तो मुझे ये पता था कि इस पे वर्कआउट करना है और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये चीज़ें भी बहुत देखनी होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी फर्जी की चीज़ें हैं जो हम पढ़ जाते हैं जिनका एग्ज़ाम में कोई रोल नहीं है। तो मैं कुछ ऐसी चीज़ आपको नहीं पढ़ाऊंगा जिसका एग्ज़ाम में कोई रोल ना हो। अब बात करते हैं हम अपने माइंड बाउल की। जैसा कि ये हमारा माइंड बाउल है, इसमें हमने क्या किया है, 8 डेज की क्लासेस फिल कर रही है। आज हमको भरना है इसमें 9वां क्लास। लेकिन 8 डेज की क्लासेस ऐसे तो नहीं है कि आपके पास 100% स्टोर हो गई हो। अब इसमें जो आपका भूल रहा है, जो आपका लीकेज है, वो डालना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि डे 9 आप आने में थोड़ा सा लेट हुआ, तो आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट ने क्या किया होगा, कुछ नहीं किया होगा। मुझे पता है ये ह्यूमन नेचर और टेंडेंसी है, लेकिन कुछ एक दो स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस दिन का फ़ायदा उठा रहे होंगे। जैसे 8 डेज लगातार जाते जाते रहने से उतना रिवीजन का समय नहीं मिल पाता, लेकिन डे 9 जब लेट आया तो वो स्टूडेंट क्या कर रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे। तो जो स्टूडेंट रिवाइज करके चीज़ फिल कर रहे होंगे अपने लीकेज को, वो बहुत आगे तक जाने वाले हैं। और जो सिर्फ क्लास का इंतजार कर रहे थे, जो रिवाइज नहीं किए हैं, जो इसको फिल नहीं किए हैं, मैं बता रहा हूँ अपने मार्क्स लूज करेंगे कहीं ना कहीं। वो इन क्लासेस का उतने अच्छे से फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो जो रिवीजन पे फोकस कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो जो है ज़्यादा अच्छे से इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। और अब मैं बता दूं, अब आपको करना क्या है, जैसे जैसे ये डे 9, डे 10, डे 11 आता जा रहा है, आपका लीकेज जितना बढ़ता जाएगा, तो आप क्या करिए, भरिए इसमें कम, और जो निकल रहा है वो पूरा भरिए, और जो एक्स्ट्रा मैं पढ़ा रहा हूँ उसको थोड़ा कम भरिएगा चलेगा। लेकिन जो ऑलरेडी आपने भर लिया है वो निकलने मत दीजिए। तो आपको करना क्या है, सबसे ज़्यादा रिवीजन करना है, फिर क्लासेस थोड़ा सा लेना है। अगर मेरी डे 9 की क्लास आपको एक दिन लेट लेनी पड़े तो एक दिन लेट लीजिए, लेकिन रिवीजन वाली क्लास पहले फिल कीजिए। तो बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को रिवाइज रखिए। बगैर रिवीजन के जो है सारा का सारा कुछ आपका छितर बितर हो जाएगा, कुछ कंप्लीट नहीं होगा। तो चलिए बात करते हैं आज एडवांस वर्ब की। जैसा कि हम वर्ब पढ़ चुके हैं कि वर्ब होता क्या है। वर्ब होता है एक डूइंग वर्ड। हम जो सब्जेक्ट जो भी काम करता है, तो काम करने के लिए जो एक हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं वर्ब, जैसा कि मैंने अपने पिछली क्लास में बताया हुआ है। तो आज जो है हम वर्ब की कितने टाइप होती है एक बार उसको समझेंगे। टाइप इसलिए कभी कभी समझना हो जाता है, समझ लीजिए कि हम रूल पढ़ा रहे हैं और रूल में हमने ये बोल दिया कि फाइनाइट वर्ब के साथ ये लगता है, फाइनाइट वर्ब के साथ ऐसा ऐसा होता है। तो फाइनाइट वर्ब का अगर आपको सेंस नहीं पता है तो वहाँ पे आपको रूल ही समझ में नहीं आएगा। तो ये ज़रूरी होता है कि टाइप एक बार आपके जहन में हो। तो हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा टाइप बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन में जाएंगे नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें आती नहीं हैं। जैसे बात करें कि कितने काइंड के होते हैं या कितने टाइप के होते हैं, तो होता है फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होता है, फाइनाइट वर्ड जैसे कि लिमिट लगा सके हम किसी में या लिमिटेड हो। तो यहाँ पे फाइनाइट का मतलब है लिमिटेड से, कि अगर कोई ऐसा वर्ब है जो कुछ कंडीशन के हिसाब से आता है, कुछ कंडीशन के हिसाब से जाता है, मतलब ऐसे वर्ब में जिसमें लिमिट लगाया जा सके, उसको बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट इसका जैसे अपोजिट हो जाएगा, जिसमें हम लिमिट ना लगा सके, वो हो जाएगा नाइन फाइनाइट वर्ब। तो जो फाइनाइट वर्ब होता है उसमें नंबर और पर्सन के हिसाब से चेंजेज आते हैं, लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है उसमें नंबर और पर्सन के हिसाब से चेंजेस नहीं आते। तो ध्यान रखिएगा, फाइनाइट वर्ब क्या है, जिसमें नंबर और पर्सन के हिसाब से हम चेंजेस करते हैं, और नॉन फाइनाइट क्या है, जिसमें हम नंबर और पर्सन के हिसाब से चेंजेस नहीं करते हैं। अब बात करें ट्रांजिटिव वर्ब की। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। क्या होते हैं, जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, बगैर ऑब्जेक्ट की उनकी मीनिंग कंप्लीट नहीं होती है।
और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? इंट्रांजिटिव जब्स इसके अपोजिट होते हैं, इनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, बगैर ऑब्जेक्ट के भी जो है मीनिंग कंप्लीट रखते हैं। तो ऐसा वर्ब जिनको सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, मतलब वर्ब अपने बाद बगैर ऑब्जेक्ट लिए हुए सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट नहीं करता हो, वो होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अगर बगैर ऑब्जेक्ट के जो है मीनिंग कंप्लीट हो जाती हो सेंटेंस की वर्ब के साथ, तो हम उसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। अब हम एक एक करके फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स की डिटेल पढ़ेंगे। बेसिकली हमको पढ़ना है नॉन फाइनाइट वर्ब्स की डिटेल, लेकिन थोड़ा थोड़ा सभी की जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब, जैसा कि मैंने अभी बताया कि फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो लिमिटेड होते हैं नंबर और पर्सन से। जैसे यहाँ पे एग्जांपल से हम इसको समझे तो ही इज़ प्लेइंग। अब अगर ही की जगह हम कह दें कि दे, ही की जगह हम कह दे, तो हम फिर इज तो नहीं लगा सकते। दे इज प्लेइंग ऐसा तो हम नहीं बोल सकते, फिर इज की जगह हमको क्या करना पड़ेगा? आर। तो ये जो वर्ब है इज या फिर जो ये आर है, ये लिमिटेड है कि हम ही लगाते हैं या फिर दे लगाते हैं। हम ही लगाएंगे तो इज आएगा, दे लगाएंगे तो आर आएगा। तो ये जो वर्ब है इनको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब्स, क्योंकि ये लिमिटेड है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है क्या, किस नंबर में है, किस पर्सन में है। कि वो सिंगुलर नंबर में है तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, प्लूरल नंबर में है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। आई है तो हम एम लगाएंगे, ही है तो हम इज लगाएंगे, दे है तो हम आर लगाएंगे। तो इस तरीके से जो ये है वर्ब, वो वर्ब होते हैं लिमिटेड, नंबर और पर्सन के हिसाब से बदलते हैं। तो ऐसे सारे वो वर्ब जो नंबर और पर्सन के हिसाब से बदलते हैं फाइनाइट वर्ब्स बोले जाते हैं। अब बात करें नॉन फाइनाइट वर्ब्स की, तो ये लिमिटेड नंबर और पर्सन के हिसाब से नहीं होते हैं। चाहे आप ही लगाओ, चाहे आप दे लगाओ, चाहे आप आई लगा दो, चाहे कुछ भी लगा दो, चाहे सिंगुलर नंबर लगाओ, चाहे प्लूरल नंबर लगाओ, वो वही के वही रहते हैं सारे केसेस में। जैसे आई लाइक वॉचिंग टीवी, अगर आई की जगह आप ही लिख दो, ही लाइक वॉचिंग टीवी, तो भी क्या सेंटेंस की मीनिंग नहीं निकलेगी? निकल जाएगी। तो ऐसे वो सारे वर्ब जो अपने आप को बदलते नहीं हैं, चाहे हम जो है नंबर बदले, चाहे हम पर्सन बदले, तो ऐसे सारे वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब्स बोले जाते हैं। जैसे यहाँ पे भी देखो, सी वॉन्ट्स टू गो अब्रॉड, सी वॉन्ट्स टू गो अब्रॉड, वो विदेश जाना चाहती है। अब अगर हम सी की जगह ही कर दें, तब भी हम टू गो को तो बदलेंगे नहीं, टू गो ही रहेगा, तब भी जो है सेंटेंस की मीनिंग निकल जाएगी। तो ये क्या हो गया आपका नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स के विषय में हमको थोड़ा डिटेल पढ़ना है। इसके टाइप होते हैं, क्योंकि एक होता है इन्फिनिटी, एक होता है जिरेंड, एक होता है पार्टिसिपल। अब जैसे ही नाम लेते हैं हम इन्फिनिटी, जिरेंड एंड पार्टिसिपल, वैसे ही हमारा दिमाग होता है खराब, क्योंकि वहीं से स्टार्ट होता है कंफ्यूजन। तो इसके विषय में डिटेल बहुत है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम क्या करेंगे, हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, जो एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इंडिविजुअली इनको समझना पड़ेगा कि इन्फिनिटी क्या होते हैं, जिरंड क्या होते हैं, पार्टिसिपल क्या होते हैं। क्या कोई ऐसे केसेस आते हैं जब इन्फिनिटी और जिरंड में भी पूछ सकता है कि इन्फिनिटी कहाँ पे इस्तेमाल करें या जिरंड कहाँ पे इस्तेमाल करें? क्या इनके आपस में जो है पेयर बना के कंफ्यूज कराया जा सकता है? तो वो सारे केसेस डील करेंगे हम, कहाँ कहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है एग्जामिनर, कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन रख के हमसे ये जानना चाहता है कि हमें इन्फिनिटी और जिरंड अच्छे से पता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम इन्फिनिटी की। इन्फिनिटी होता क्या है? इन्फिनिटी आप सभी लोग को पता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? आपका इन्फिनिटी। और ये नाउन की तरह भी काम करता है और वर्ब की तरह काम करता है। क्या होता है इन्फिनिटी? टू प्लस वी वन होता है, नाउन की तरह काम करता है और वर्ब की तरह भी काम करता है। चलिए समझते हैं पहले इसको। आई वॉन्ट टू स्टडी, आई वॉन्ट टू स्टडी। अब यहाँ पे वांट के लिए क्या है? टू स्टडी आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। तो जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम नाउन जानते हैं। आई वॉन्ट टू स्टडी, तो यहाँ पे वर्क किस तरह कर रहा है? नाउन की तरह, क्योंकि टू स्टडी वांट का जो है ऑब्जेक्ट है। हम करना क्या चाहते हैं? स्टडी करना चाहते हैं। आई वॉन्ट चाहते हैं, तो यहाँ जो चाहना है ये डूइंग वर्ड है, तो वांट आपका क्या हो गया? वर्ब। टू स्टडी ये आपका हो गया इसका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? नाउन की तरह वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, आई वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश। अब इसमें क्या है? आई वॉन्ट टू स्टडी, स्टडी जो है टू स्टडी वांट के लिए जो है ये वर्क कर रहा है ऑब्जेक्ट यानी नाउन का। लेकिन यहाँ पे देखिए, टू स्टडी इंग्लिश, हम अगर बात करें इंग्लिश का, तो इंग्लिश के लिए जो है टू स्टडी जो है एक वर्ब की तरह काम कर रहा है।
कि हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं इंग्लिश, वो भी। तो इंग्लिश जो है आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है टू स्टडी का, तो स्टडी यहाँ पे क्या है आपका, वर्ब है। तो देखिए यहाँ पे वर्ब की तरह भी काम कर रहा है और नाउन की तरह भी काम कर रहा है। तो इन्फिनिटी आपका क्या होता है, टू प्लस वी वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, नाउन की तरह वर्क करता है और वर्ब की तरह। ये तो रही इसकी बेसिक डेफिनेशन। अब बेसिक डेफिनेशन हम जिरंड की भी समझ लेते हैं। जिरंड क्या होता है, वी वन प्लस आई एन जी होता है, यहाँ पे टू पहले लगा था, यहाँ पे आई एन जी इसके बाद में लगता है। और ये भी नाउन और वर्ब की तरह काम करता है। जैसे आई लर्न ड्राइविंग, सिमिलर तरीके से ड्राइविंग जो है वो लर्न का जो है ऑब्जेक्ट है यानी नाउन है। आई लाइक वॉचिंग टेलीविजन। अब वॉचिंग की बात करें, वॉचिंग लाइक के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट बोले तो नाउन, और टेलीविजन के लिए क्या है, वर्ब, क्योंकि टेलीविजन इसका वॉचिंग का ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब यहाँ पे क्या काम कर रहा है, वर्ब का। तो इस तरह जो है जिरंड और इन्फिनिटी दोनों नाउन और वर्ब की तरह काम करते हैं। एक तो डिफरेंस हमको ये समझ में आया कि वी वन के साथ टू लगा के इन्फिनिटी बनाते हैं और जिरंड में जो है वी वन प्लस आई एन जी लगाते हैं। ये तो फर्जी की चीज़ें हो गई कि टू प्लस वी वन इन्फिनिटी और जिरंड वी वन प्लस आई एन जी लगता है। अब जैसे मैं बात करूं कि आई लाइक फिशिंग, आई लाइक फिशिंग, आई लाइक टू फिश, क्या ये दोनों सेंटेंस सही है, हाँ बिल्कुल सही है दोनों सेंटेंस, पहला भी सेंटेंस सही है, दूसरा भी सेंटेंस सही है। तो जब अगर हम सेंटेंस में दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, फिशिंग और टू फिशिंग, तो इनके बीच में कंफ्यूजन कहाँ पे क्रिएट होता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे इन्फिनिटी और जिरंड में हमको चूज करना पड़ता है कि क्या बेस्ट सूट करेगा, कि जिरंड बेस्ट सूट करेगा या इन्फिनिटी बेस्ट सूट करेगा। क्वेश्चन वो यहाँ पे नहीं बनाता, क्वेश्चन वहाँ पे बनाता है जहाँ पे ये ऑप्शन में आ जाए कि क्या बेस्ट सूट करेगा, जिरंड बेस्ट सूट करेगा या फिर इन्फिनिटी बेस्ट सूट करेगा। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें वो सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है कि जिसमें कन्फ्यूजन नहीं होता है, पढ़ना हमको सिर्फ वही है जिसमें कन्फ्यूजन होता है। तो हम वो केसेस देखेंगे जहाँ पे बेस्ट चूज करने की बात आए, कि हम ड्यूरेंट चूज करेंगे या इन्फिनिटी चूज करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि हम क्या चूज करेंगे। बात करें कि हम जिरंड कहाँ पे चूज करते हैं। अगर कोई जैसे काम होता है आपका, रियल हो, फिक्स्ड हो, या फिर कंप्लीटेड हो। मतलब रियल बोले तो सच, फिक्स मतलब आपको पता हो कि क्या होने वाला है, मतलब एकदम फिक्स टाइम बाउंड हो। और कंप्लीटेड का मतलब या तो चीज कंप्लीट हो गई या तो वर्क आपका कंप्लीट हो गया। जैसे आई इंजॉय कुकिंग, मैं कुकिंग करना इंजॉय करती हूँ, ये क्या है, एक रियल बात हो गई, एक फीलिंग हो गई, रियल बात है कि मैं खाना बनाना इंजॉय करते हूँ या करती हूँ, जो भी हो। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई स्टॉप्ड वरिंग अबाउट द फ्यूचर, आई स्टॉप्ड वरिंग अबाउट द फ्यूचर। यहाँ पे फ्यूचर वर्ड आया और आपको क्या लगेगा, फ्यूचर की बात हो रही है। नहीं, अब समझिए ऐसे, आई स्टॉप्ड वरिंग, मैं चिंतित हूँ और तब तक चिंतित हूँ जब तक मैंने स्टॉप नहीं किया। तो मतलब वरी क्या है, अभी करंट में सिचुएशन चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, अभी रियल में बातचीत चल रही है कि हाँ मतलब हम चिंतित हैं, अभी हम चिंतित हैं, मतलब घटना क्या है, रियल है। तो इसलिए यहाँ पे टू वरी नहीं लगाया गया है, वरिंग लगाया गया है। वी रियली इंजॉय क्लाइंबिंग, हम इंजॉय करते हैं क्लाइंबिंग का, हम माउंटेन पे चढ़ने का जो है हम इंजॉय करते हैं। तो ये क्या हमारी एक फीलिंग है, जो करंट की फीलिंग है वो रियल फीलिंग है। तो जिरंड ऐसी जगह पे लगाते हैं जहाँ पे चीज़ें रियल हो, फिक्स्ड हो, या फिर कंप्लीटेड हो। अब बात करें इन्फिनिटिव्स, ये कहाँ पे लगाते हैं, ये इसके जस्ट अपोजिट लगाते हैं कि अगर रियल के बजाय अनरियल हो जाए, फिक्स्ड ना हो, अब्स्ट्रैक्ट हो किसी चीज़ का एक तो, और बात करें वो फ्यूचर में हो, अभी कंप्लीट ना हुआ हो, चीज़ें फ्यूचर में होने वाली हो। जैसे ही वॉन्ट्स टू स्विम, वो तैरना चाहती है, अभी तैर नहीं रही है, वो तैरना चाहती है, मतलब फ्यूचर की बात है, इसलिए यहाँ पे टू स्विम का इस्तेमाल हुआ है। जैसे दूसरा सेंटेंस देखे, आई वुड लाइक यू टू थिंक अबाउट समथिंग, आई वुड लाइक यू टू थिंक अबाउट समथिंग, अभी तुम सोच नहीं रहे हो, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ सोचो, मतलब कुछ सोचोगे अभी। तो इसलिए यहाँ पे टू थिंक का इस्तेमाल किया गया है। कैन वी टेक ए वॉक विदाउट यू स्टॉपिंग टू स्मोक, कैन वी टेक ए वॉक, क्या हम एक वॉक ले सकते हैं विदाउट यू स्टॉपिंग टू स्मोक, कि तुम जो है अभी स्मोक कर रहे हो लेकिन स्मोक करना बंद नहीं किए हो, क्या स्मोक कर रहे हो, स्मोक करना बंद नहीं किए हो, तो कैन वी टेक ए वॉक। अब स्टार्ट में सेंटेंस देखिए, कैन वी टेक ए वॉक का, क्या हम जो है टहल सकते हैं विदाउट यू स्टॉपिंग, बगैर तुम्हारे स्मोक स्टॉप किए हुए, मतलब जब तुम स्मोक स्टॉप कर दो तब क्या हम टहल सकते हैं। तो बात कर रहे हैं हम फ्यूचर की, उस समय की जब तुम स्मोकिंग स्टॉप कर दो, लेकिन अभी तुमने क्या किया है, स्टॉप नहीं किया है। तो हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की। समझिए इस सेंटेंस में हिडन मीनिंग कि हम
स्मोक अभी कर रहे हैं, लेकिन बात कौन से सिचुएशन की जा रही है? स्मोक जो कर रहे हैं उसकी नहीं, स्मोक बंद करने की। तो आपने स्मोक अभी बंद नहीं किया है, मतलब वो फ्यूचर में बंद करोगे, तो सेंटेंस में बात स्मोकिंग की नहीं की जा रही, स्मोकिंग बंद करने की जा रही, इसलिए यहाँ पे टू स्मोक इस्तेमाल किया गया है। तो जब भी फ्यूचर की बातचीत हो रही हो, तब हम क्या करते हैं, तब हम इस्तेमाल करते हैं इन्फिनेटिव्स की। तो आपको उम्मीद है मुझे जीरेंड और इन्फिनेटिव थोड़ा समझ में आया होगा कि जब रियल, फिक्स्ड या कॉम्प्लीटेड वर्क की बात करते हैं तब हम जिरंड का इस्तेमाल करते हैं, जब हम अनरियल की बात करते हैं, जब हम एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं, या फिर जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, तब हम वहाँ पे इन्फिनिटी की इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे नीचे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं। ये सेंटेंसेस मुझे एक जगह कहीं से मिले थे, मैंने इसे अटैम्प्ट किया था। तो जब मैंने अटैम्प्ट किया था, तो मैं दिखाऊं, ये मैंने ऑप्शन भी इनके ले लिए थे। ऑलमोस्ट 15 सेंटेंसेस थे और ये ऑप्शन आए थे अटैम्प्ट करने के। तो मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कीजिए, और एक बार जो मैंने अभी बताया इन सब पे जो है आप ऑप्शन पुट कीजिए और देखिए क्या आपका सही आ रहा है क्या नहीं, क्योंकि सोल्यूशन अभी तो इसमें आपको पता नहीं, मैं अभी आपको सोल्यूशन दूंगा। तो इसे स्टॉप कीजिए, जैसे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ मैं, आप इसमें ऑप्शंस पुट कीजिए। अब चलिए देखते हैं सोल्यूशन। आई ऑप्टेन गो, आई ऑप्टेन गो, डांस आपको भरना है, डांस आपको भरना है ऑन ए सैटरडे नाइट। आई ऑप्टेन गो, मैं प्रायः जाता हूँ, ऑन ए सैटरडे नाइट, सैटरडे नाइट यहाँ पे ये बता रहा है कि आपका रूटीन एक तरीके का सैटरडे नाइट को आप जाते हो। तो क्या है, ये आपका फिक्स्ड प्रोग्राम है कि सैटरडे नाइट को आप जाते हो डांस के लिए। तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए, टू डांस या फिर डांसिंग, क्योंकि फिक्स्ड की बात हो रही है तो हम बात करेंगे डांसिंग की, हम लगाएंगे जिरंड, टू डांस नहीं लगाएंगे। तो आप यहाँ पे देखिए डिफरेंसेस कैसे आप पता करोगे। जब भी आपको ये पूछा जाए, दो ऑप्शन दिया जाए कि जीरेंड लगाओगे या इन्फिनिटी लगाओगे, दो में चुनाव करना है, तो आप इन घटनाओं का चुनाव करोगे कि रियल है तो आप जीरेंड लगाओगे, और रियल नहीं है तो आप इन्फिनिटी लगाओगे। फिक्स्ड है तो आप जो है लगाओगे जीरेंड, और अबस्ट्रैक्ट या फिर फ्यूचर वाली घटना है तो आप क्या करोगे, इन्फिनिटी लगाओगे। कंप्लीटेड है तो जीरेंड लगाओगे। अब बात करें जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड की। when I finish write this letter, I will come and help you। when I finish, जब मैं इसे फिनिश कर लूंगा जो है दिस लेटर, I will come and help you। अभी बात की जा रही है कि when I finish write, तो अब फिनिश की बात कर रही है, अभी वो घटना चल रही है, अभी वो फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, करंटली वो रनिंग है, एक तो रियल है और करंटली वो रन कर रही है। तो हम यहाँ पे लगाएं क्या, when I finish writing this letter, I will come and help you। तो इसका जो है ऑप्शन सही होगा राइटिंग। व्हेन आई फिनिश, अभी हमारा काम क्या है, चल रहा है, रियल है, फ्यूचर की बातचीत नहीं हो रही है, ध्यान रखिएगा। अब एक आप मन में आपके कंफ्यूजन आएगा, सर आपने तो बताया था कॉम्प्लीटेड है। कंप्लीटेड घटना मैंने बताया, साथ में रियल भी तो बताया था। उसके अलावा अगर बात करूं कि इन्फिनेटिव की, तो इन्फिनेटिव में मैंने ऐसा कुछ तो नहीं बताया कि अगर नॉट कंप्लीटेड हो तो जो है आप लगा दोगे जो है इन्फिनिटी। बात वहां पे आ जाती है रियल की, अभी करंट सीन में चल रहा है तो इट मीन ये रियल है, देन यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, राइटिंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें। आई एम प्लानिंग ए न्यू लैपटॉप सून। अब यहाँ पे देखिए ए न्यू लैपटॉप सून, यहाँ फ्यूचर की बात की जा रही है, क्या हो रही है, फ्यूचर की बात की जा रही है कि मैं जल्द ही लैपटॉप खरीदने वाला हूँ। तो आई एम प्लानिंग टू बाई, क्या होगा, टू बाई ए न्यू लैपटॉप सून। ये कभी कभी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ज्यादातर तो नहीं आता है। अब इसलिए मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दे रहा हूं ताकि आपको ये बीच में बार बार कंफ्यूजन ना हो जाए कि सर जीरंड और इन्फिनिटी में कहाँ लगा है। और ध्यान रखिएगा कि जीरंड और इन्फिनिटी जब आपको चुनाव मांगे, आपके ऑप्शन में दिया रहे जीरंड भी और दिया रहे जो है इन्फिनिटी भी, तब इस रूल को आप अप्लाई करोगे। अदरवाइज जिरंड और इन्फिनिटिव सेंटेंसेस में एक साथ यूज होते हैं, मतलब जिरंड यूज किया जाए तो भी सेंटेंस सही होते हैं, इन्फिनिटी यूज कर दिया जाए तो भी सेंटेंस सही होता है। लेकिन जब आपसे कंपैरिजन कराया जाए, जब पूछा जाए कि हाँ जिरंड लगा या इन्फिनिटी क्या बेस्ट सूट करेगा, तब आप इस फंडे का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। आई नीड
आई नीड स्लीप एट लास्ट सॉरी एट लीस्ट 8 hours ए नाइट। आई नीड स्लीप एट लीस्ट 8 hours ए नाइट। मुझे ज़रूरत है नींद की, जो है 8 घंटे नींद की ज़रूरत है। तो अभी मैं ले नहीं रहा हूँ, मुझे ज़रूरत है, क्या है, मुझे चाहिए ये। तो क्या है, ये अनरियल है, मतलब अभी रियल नहीं है, अभी करंट में नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लोगे, आई नीड टू स्लीप एट लीस्ट 8 hours ए डे। तो ऑप्शन इसका जो है टू स्लीप होगा, स्लीपिंग नहीं। आई वॉन्ट मूव टू लंदन नेक्स्ट ईयर। अब देखो, अगली साल आपको लंदन जाना है, सीधे सीधे दिख रहा है ये फ्यूचर है, तो आप क्या लगाओगे, टू मूव। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। वुड यू कंसिडर वुड यू कंसिडर गिव लगाना है आपको, द स्पीच एट आवर एनिवर्सरी पार्टी। वुड यू कंसिडर द स्पीच एट आवर एनिवर्सरी पार्टी। अब यहाँ पे समझिए, जैसे कोई आदमी रिक्वेस्ट कर रहा है किसी को स्पीच देने के लिए, तो जब स्पीच देने के लिए किसी को रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो उस करंट सिचुएशन की बात कर रहा होगा ना, तुरंत की बात कर रहा है कि भैया स्पीच दे दो, हमारी एनिवर्सरी में देनी है, एनिवर्सरी पार्टी में देनी है। तो भी लेकिन जब वो बातचीत कर रहा करंट टाइम में स्पीच की देने की, तो वो उस वक्त रियल टाइम में बात कर रहा है, तो ये घटना क्या है, रियल है। तो वुड यू कंसिडर गिविंग द स्पीच एट आवर एनिवर्सरी पार्टी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या जाएगा, गिविंग। क्वेश्चन नंबर 7, सी एवॉइड्स सी एवॉइड्स इन द रेन। वह जो है बारिश में टहलने से जो है अवॉइड करती है। तो वो अवॉइड करती है, मतलब वो उसके लिए रियल भी घटना आप इसको ऐसे ले सकते हो, और वो करती है, जब भी बारिश होती है वो जाती है, तो वो करती है ऐसा। तो एक तो वो पहले कर चुकी है जब भी बारिश हुई होगी, तो इसको आप कंप्लीटेड की तरह ले सकते हो, और रियल की भी तरीके से ले सकते हो कि जब पहले कभी बारिश हुई है, वो अवॉइड करती है। वो अवॉइड क्या है, करती है, तो मतलब पहले ऐसा कर चुकी है, तो एक तरीके से कंप्लीटेड है और रियल भी है क्योंकि वो हमेशा करती है। तो यहाँ पे क्या लोगे, सी एवॉइड्स वॉकिंग इन द रेन। इमली प्रॉमिस्ड एट क्वेश्चन, इमली प्रॉमिस, जैसे आपने प्रॉमिस देखा, इसका मतलब है कि जब प्रॉमिस हम करते हैं तो कोई फ्यूचर चीज के लिए करते हैं, ठीक है। ऑल हर वेजिटेबल्स, इमली प्रॉमिस्ड ऑल हर वेजिटेबल। अब बात लेकिन ये हो रही जैसे पास्ट में है, ये प्रॉमिस कब की जा रही, पास्ट में, लेकिन पास्ट में फ्यूचर के लिए की जा रही है। हम अभी बात कर रहे हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन इमली ने जब ये बात बोली थी, उस वक्त पास्ट में बोली थी, लेकिन पास्ट में भी वो फ्यूचर के लिए बात बोली थी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इमली प्रॉमिस्ड टू ईट। अब ये चीज आपको समझना पड़ेगा, जैसे मैं बता रहा हूँ कि पास्ट में, तो थोड़ा सा आपका जो है इमेजिनेशन जाना चाहिए कि हम यहाँ पे खड़े हैं, इससे पहले पास्ट में जो है इमली रही होगी, जब इससे बात प्रॉमिस कर रही होगी, तो इसने ये बोला होगा कि फ्यूचर में क्या करेगी, ये चीजें सही करेगी। अब ये फ्यूचर 1 घंटे बाद हो सकता है, फ्यूचर आधे घंटे बाद हो सकता है, या फ्यूचर उसके अगले खाने का समय हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे जो लगेगा वो लगेगा टू ईट। क्वेश्चन नंबर 9, I don't mind call them if you don't want to. I do not mind call them if you don't want to. अब I don't mind calling them if you don't want to, अगर आप नहीं चाहते हो तो मैं कॉल कर लूंगी। तो ये क्या है, रियल बात हो रही है, तुरंत की बात कह रही है वो कि अगर तुम नहीं कॉल कर सकते हो तो मैं कॉल कर लूंगी। देन यहाँ पे क्या लगना चाहिए, कॉलिंग। अब मैंने 9 सेंटेंसेस आपको बता दिए हैं, अब बाकी के जो है सेंटेंसेस आपको बचे हैं, आपको क्या करना है, मैं अब आपको इनको जवाब नहीं बता रहा हूँ, अब आपको इनको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, और मैं देखता हूँ कि आप चीज़ों को कितना समझ में आए। और प्लीज़ आप सारे के सारे स्टूडेंट हेजिटेट ना करें, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो जिरंड और इन चीज़ों को समझ रहे हैं। इससे मुझे ये पता चलेगा ना कि आप पढ़ रहे हो तो आपको कितना चीज़ें समझ में आ रही है, तो मुझे आगे एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा आराम रहेगा, मुझे ये पता चल पाएगा कि किस हद तक आपको चीज़ें मेरी पढ़ाई हुई समझ में आ रही है। तो चलिए बात करते हैं हम कुछ और रूल्स की, इसी जिरंड और इन्फिनिटी से लेके। जैसे बात करें, ये रूल मैंने आपको प्रीपोजिशन जब पहला चैप्टर पढ़ाया था, जब डे 1 की क्लासेस बताई थी और डे 2 की, डे 3 की, तो उसमें मैं प्रीपोजिशन डिस्कस कर रहा था, तो उसमें ये चीज़ आई हुई थी कि वर्ब प्लस यूज्ड टू। यहाँ पे मैंने एक चीज़ ये नहीं बताई थी कि वर्ब प्लस यूज्ड टू, वहाँ पे मैंने बताया था यूज्ड टू, ए कस्टम्ड टू, ए सॉरी ये गलत लिखा हुआ, विथ ए व्यू टू
एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू, इन एडिशन टू, लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, गिवन टू, टेकन टू, प्रोन टू। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ जब भी इनके बाद वर्ब आता है तो वर्ब का हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है। क्या आता है? वर्ब का हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है, वर्ब प्लस आईएनजी आता है इनके बाद। और यूज टू के सेंस में एक चीज है वहां पे, ये चीज तो हमने बता दी थी कि इसके बाद आईएनजी आएगा, लेकिन यहाँ पे एक यूज टू को लेके कंफ्यूजन रहता है कि जैसे एक होता है ना कि आई आई यूज टू हैव ए कार और आई यूज टू हैविंग ए कार, क्या सही है? आई यूज्ड टू हैव ए कार, आई यूज्ड टू हैविंग अ कार, क्या सही है? अब यूज्ड टू आया, इसके बाद आपने हैविंग लगाया, यहाँ पे आई यूज टू आया और हैव लगा, हैव ए कार, इसमें क्या सही है? ये चीज में बड़ा कंफ्यूजन रहता है क्योंकि यूज्ड टू दो तरीके से इस्तेमाल होता है। एक तो इस्तेमाल होता है मॉडल की तरह। अब जब मॉडल की तरह इस्तेमाल होता है तो मैं एक बात बता दूं कि उसके पहले वर्ब नहीं आता है। क्या नहीं आता है? यूज्ड टू के पहले वर्ब नहीं आता है। तो जब यूज्ड टू के पहले कोई वर्ब नहीं आएगा, जब वो मॉडल की तरह इस्तेमाल होता है, इट मीन्स वो हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। तब हैव आपका जो है यहाँ पे, जैसे आई यूज टू हैव ए कार, अब यहाँ पे यूज टू के पहले वर्ब नहीं आया है तो ये मॉडल की तरह काम कर रहा है। हैव यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब की तरह है। तो ऐसे केसेस में जो है हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते हैं। आई यूज टू हैव ए कार, इसमें क्या है कि हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते हैं। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना रहता है कि यूज टू लेके कब आईएनजी लगाएंगे और कब आईएनजी नहीं लगाएंगे। इसको हम अभी और समझेंगे, लेकिन अभी कुछ सेंटेंसेस से बाकी जो वर्ड्स यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं, यू अकस्टम्ड टू, विथ ए व्यू टू, ये होता है शायद एवर्स टू, ए वी आर एस ई, एवर्स टू, with a view to, addicted to, devoted to, in addition to, look forward to, object to, going to, given to, taken to, prone to। इस तरीके से आपको इसको रट्टा मारना पड़ेगा, मैंने तो मार रखा है, मेरे तो जुबान से ही निकल जाता है। अब जैसे ही इज एडिक्टेड टू, यहाँ पे देखिए जैसे वर्ब पहले से है ही है, लेकिन ये यूज टू के सेंस में समझना है। एडिक्टेड टू स्मोकिंग, तो जब भी ये सारे वर्ड्स आए तो इनके बाद जो वर्ब आएगा वो आईएनजी फॉर्म में आएगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ये सेंटेंस आया था एग्जैक्टली 2016 में टीयर 1 के पेपर में, और किस में? मेरे खुद में ही आया है। ही वॉज यूज टू ड्राइविंग ऑन द राइट व्हेन ही वॉज इन लंदन, ही वॉज यूज टू। अब यहाँ पे देखिए वॉज क्या है? आया है, ही वॉज। अब यूज टू यहाँ पे मॉडल की तरह काम नहीं कर रहा है। क्या है? मॉडल की तरह काम नहीं कर रहा है। ही वॉज यूज्ड टू ड्राइविंग, ये यहाँ पे वॉज के लिए जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और ड्राइविंग के लिए आपका वर्ब का काम कर रहा है। तो ये आपका क्या आया है? एक तरीके से जो है इन्फिनिटी की तरह आया है। तो इन्फिनिटी में जो, सॉरी इन्फिनिटी की तरह नहीं आया है, टू ड्राइविंग ये इन्फिनिटी का आता है। ही वॉज यूज्ड टू ड्राइविंग ऑन द राइट व्हेन ही वॉज इन लंदन। इसको ऐसे समझिए कि जब भी यूज्ड टू के पहले वॉज आए या कोई वर्ब आए जैसे, तो उसके बाद जो वर्ब का फॉर्म आता है वो हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है। यहाँ पे सिर्फ आपको ये समझना है। और यूज्ड टू के पहले अगर वर्ब नहीं आया है तब आप वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं लगाओगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है, अब ध्यान से सुनिएगा, राइटिंग मेरी बहुत गंदी है। आई यूज्ड टू हैव ए कार, तो यहाँ पे यूज्ड टू के पहले कोई वर्ब नहीं आया है तो हैव ए कार सही होगा, हैविंग ए कार गलत होगा। तो यूज्ड टू के यूज में कंफ्यूजन मत कराइएगा अपने दिमाग में। इस तरीके का जो क्वेश्चन वो एग्जाम में आ सकता है। एग्जामिनर जानने की कोशिश कर सकता है कि फला स्टूडेंट या जो भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं उनको क्या यूज टू का मतलब पता है, इसके यूज पता सही तरीके से, कि कभी जब इसके पहले वर्ब आया तो आईएनजी आएगा कि नहीं आएगा, और वर्ब नहीं आया तो आईएनजी आएगा कि नहीं आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यूज टू को लेके आगे आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। और एक चीज और है कि आफ्टर ऑल द प्रीपोजिशन इंक्लूडिंग टू, कि अगर टू को लेके जितना भी प्रोपोजिशन है साथ में, इसके बाद जब भी जो है वर्ब आता है, वर्ब हमेशा क्या आता है? आईएनजी के फॉर्म में आता है। जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ही इज गिवन टू ड्रिंकिंग, अब गिवन के बाद टू आया है, ड्रिंकिंग। ही इज प्रोन टू मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, ही गॉट यूज टू ड्राइविंग ऑन द राइट व्हेन ही वाज इन लंदन। लेकिन क्या होता है जब मॉडल है V1, जब मॉडल की तरह इस्तेमाल करते हैं जैसा कि हमने अभी बताया है, तो उसमें क्या करते हैं कि यूज्ड टू के बाद जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते हैं। ये रूल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था। प्लस यूज्ड टू का जो ये वाला फॉर्म है कि वर्ब पहले आया
तो यूज्ड टू के बाद फिर जो वर्ब आता है वो आईएनजी फॉर्म आता है। अगर यूज टू के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आया तो यूज टू के बाद जो वर्ब आता है वो आईएनजी फॉर्म में आता है, इतना आपको ध्यान रखिएगा। और वर्ब अगर नहीं आया तो यूज टू के बाद जो भी वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा। इसको मैंने 3-4 बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये चीज़ बस जाए, क्योंकि इस पे अक्सर करके क्वेश्चन उठा दिया जाता है। और लुक फॉरवर्ड टू याद रखिएगा, ये कुछ कॉमन से वर्ड है जो अक्सर करके एग्जाम में पूछा करता है। और वैसे तो ये सारे के सारे वर्ड दिमाग में छाप लीजिए आप, बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, छप जाएगा, प्रैक्टिस कीजिए। अब चलिए कुछ और चीजें समझते हैं, लाइक पार्टिसिपल। पार्टिसिपल पार्टिसिपल क्या होते हैं? पार्टिसिपल एक्चुअली होते हैं, ये वर्ब की तरह भी काम करते हैं, ये एग्जेक्टिव की तरह भी काम करते हैं। अभी हमने देखा कि जो जिरंड था वो हमारा वर्ब प्लस नाउन की तरह काम कर रहा था, इन्फिनिटी भी वर्ब प्लस नाउन की तरह काम कर रहा था। पर पार्टिसिपल ऐसा नहीं है, ये या तो वर्ब की तरह काम करता है या तो एग्जेक्टिव की तरह काम करता है। पार्टिसिपल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें पीएचडी हम नहीं करेंगे, हम रिसर्च नहीं करेंगे। थोड़ी थोड़ी वो बातें बता देते हैं जिन पे बेस्ड कुछ चीज़ें पूछी जाती है। जैसे बात करें कि पार्टिसिपल में जो है इसके 3 टाइप होते हैं, एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसमें V1 प्लस आईएनजी लगाते हैं, और जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वे V3 फॉर्म यूज करते हैं। जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है उसमें हैविंग के साथ V3 पार्टिसिपल यूज करते हैं। अब इसमें तो कभी कभी ये आता है, जैसे सेंटेंस देखिए, हियरिंग द नॉइज वी रस्ट आउट ऑफ द रेस्टोरेंट। ठीक है, एक तो सेंटेंस आपका ये हो गया जो मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिया है। पास्ट पार्टिसिपल में ये देखिए, ड्राइवन बाय पॉवर्टी ही कमिटेड सुसाइड, एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड ही वाज लेफ्ट इन द लर्च। अब परफेक्ट पार्टिसिपल मैंने लिया हुआ है, हैविंग डन विथ इट दे गॉट डाउन टू वर्क। और दूसरा लिया है हैविंग रेस्टेड दे स्टार्टेड देयर जर्नी अगेन। अब हम क्या लगाएं? हैविंग प्लस डन, हैविंग के साथ V3 लगाएं, या फिर सिर्फ V3 लगाएं, या फिर V प्लस आईएनजी लगाएं V1। तो ये एक आपके दिमाग में कंफ्यूजन बना रहेगा, तो इसको सबसे पहले आप दूर कीजिए। कैसे दूर करेंगे आप? जैसे बात करें V1 प्लस आईएनजी, जहाँ जहाँ पे आईएनजी आता है वहाँ वहाँ पे हमको एक सेंस आता है, अच्छा ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, अच्छा कोई चीज़ चल रहा होगा तो V1 प्लस आईएनजी लगाएंगे। जैसे हियरिंग द नॉइज वी रस्ट आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, सपोज कीजिए रेस्टोरेंट के बाहर किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, अब वो चिल्ला रहा है, तो चिल्ला रहा है वो कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, अब हमने सुना और वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, हम भी वहां से रस कर लिए। तो आप सेंटेंस को देख के आपको ये समझना पड़ेगा, अच्छा वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है, तब हम जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में इस तरीके से हियरिंग द नॉइज करके लगाएंगे। और फिर पास्ट पार्टिसिपल की बात करें और उसके पहले पहले फ्यूचर पार्टिसिपल की बात करें तो पास्ट पार्टिसिपल समझ में आएगा। परफेक्ट पार्टिसिपल, सॉरी फ्यूचर नहीं, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करें तो ये होता है हैविंग प्लस V3। अगर कोई चीज़ बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया हो पास्ट में तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हैविंग डन, हैविंग डन का मतलब है हम कंप्लीट कर चुके हैं जो भी है। विथ इट, विथ इट का मतलब जो कुछ भी है हम डन कर चुके हैं। दे गॉट डाउन टू वर्क, उसके बाद काम करने गए, तो क्या किया, हम काम कर चुके हैं कोई चीज़। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि पास्ट में कोई चीज़ कंप्लीटली कर चुके हैं। और जो ये पास्ट पार्टिसिपल होता है ये इन दोनों के बीच में होता है। लाइक अगर एक काम और दो काम हो रहा है तो दूसरे काम के पहले पहला काम हो जाए, तो आधा काम हुआ है आधा काम नहीं। ठीक है, मतलब एक तरीके से पूरा हो भी और ना भी हो। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के मिडवे में रहता है। तो आपको सेंस समझना पड़ेगा, एक तो कॉन्टिन्यूअस सेंस में मिले तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कीजिए। परफेक्ट, अगर कोई चीज़ कंप्लीट आपको दिखाई दे तो परफेक्ट पार्टिसिपल यूज कर लीजिए। और अगर पूरी तरह कंप्लीट ना हुआ हो और पूरी तरह जो है बीच में आपको समझ में ना आ रहा हो कि रन कर रहा है कोई चीज़, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है, तब ऐसी जगह पे आप पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जब भी इस तरीके का क्वेश्चन बनाएगा वो जैसे होता नहीं सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले पार्ट में बनाता है कि 1 2 3 एंड 4, वहाँ आपको सेंस देख के समझ में आ जाएगा अच्छा कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है या परफेक्टली डन है या फिर इन दोनों के मिडिल में है। तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है तो आप जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल V प्लस आईएनजी लगा लोगे, और अगर परफेक्टली डन है तो आप सेंस से निकाल लोगे जो है परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3 निकाल लोगे। और दोनों के बाद अगर कुछ ना समझ में आए तो आप V3 यूज कर लियो। ये सबसे शॉर्ट तरीका है इन तीनों के आपस में डिफरेंस समझने का। अब बात करें जो है कि मैंने स्टार्ट में बात की थी ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसा कि मैंने बताया था ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट की क्यों ज़रूरत होती है? अगर हम ऑब्जेक्ट लगाए ना तो हमें मतलब क्लियर ही ना हो। आई राइट एसे, चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स। अब जैसे बर्ड
को बोले बर्ड फ्लाई तो हमें ये पता चल जाता है कि अच्छा बर्ड खुद आकाश में उड़ती है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें चिल्ड्रन फ्लाई, तो चिल्ड्रन क्या उड़ाता है, तब वहां पे आपको लगाना पड़ेगा कुछ ना कुछ, जैसे कि काइट्स। तो ऐसी जगह पे यहाँ पे जैसे काइट, आई राइट, मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, अभी सेंटेंस पूरा नहीं है, तो हमको लगाना पड़ेगा इसके बाद एक ऑब्जेक्ट। तो वो सारे वर्ब जैसे राइट हो गया, यहाँ पे फ्लाई हो गया, तो अगर ये अपने बाद जो है ऑब्जेक्ट लेते हैं तो इनको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अब उसी तरह जैसे इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करें, जस्ट अपोजिट बात हो जाए कि वर्ब डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, इसको चाहिए ही नहीं। जैसे बर्ड्स फ्लाई, अभी जैसे मैंने बोला बर्ड्स फ्लाई, सी स्लिप्ड, वो सोती है। अब क्या सोती है, कुछ सोती नहीं, वो सोती है, सो सोती है, तो इसको अगर ऑब्जेक्ट ना लगाओ तो भी मतलब निकल गया। तो अगर कोई ऐसा वर्ब है जो अपने बाद बगैर ऑब्जेक्ट लिए अगर सेंटेंस और सेंस में कंप्लीट है, तो हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर कोई वर्ब ऐसा है जो ऑब्जेक्ट की जिसको जरूरत है, अदरवाइज सेंस ही पूरा ना हो, तो उन वर्ब्स को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये आज का रहा जो हमारा जिरंड, पार्टिसिपल्स और इन्फिनिटी वगैरह, और बेसिकली बोले तो एडवांस वर्ब की जो है बेसिक्स। और हम इसके पहले पढ़ चुके हैं बेसिक वर्ब। अब वो कुछ रूल ऐसे आएंगे जो एडवांस वर्ब और बेसिक वर्ब को कंबाइन करके होंगे। ये 15-16 के आसपास रूल हैं जिन पे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं हमेशा आपके एग्जाम में। तो हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, इन 15-16 रूल्स को पढ़ेंगे और साथ में 30-40 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करेंगे। इन 30-40 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए मैं वहीं पे आपको टाइम दूंगा और वहीं पे इसका सोल्यूशन दे दूंगा, ताकि आपको अगले डे का वेट ना करना पड़े। अब ये तो जो हम कर रहे हैं कुछ काम, एक आध आप लोगों को भी और करने की ज़रूरत है। इस वीडियोस को अगर आपको पसंद आ रही हो, अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके दोस्तों को बेनिफिट पहुंचा सकती है, तो प्लीज़ उन तक शेयर कीजिए और उनको बोलिए कि ये 50 दिन की क्लासेस अटेंड करे, 45 दिन की वकैब की क्लासेस अटेंड करे, और जो मैं पेपर करा रहा हूँ उसको करना ना भूलिए। तीन की तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप एग्ज़ाम को इसकी वजह से समझ पाओ, वकैब प्रिपेयर कर पाओ और ग्रामर प्रिपेयर कर पाओ, और फाइनली अपना रिजल्ट दे पाओ। जैसे मैंने आपको एक बात बताया कि जीरंड प्लस पार्टिसिपल प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू कंफ्यूजन, सेम वही फंडा होता है यार, कि ग्रामर प्लस वकैब प्लस क्वेश्चन पेपर इज इक्वल टू 220 प्लस मार्क्स। ये चीज़ आपको भली भांति समझनी होगी, बगैर इसके आप अच्छा खासा स्कोर नहीं कर सकते हो। सो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।